हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए और आप लोगों के डिमांड को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए, देख सकते हैं BEDSB 101, यानी कि ये आपका कोड मूल्य परक शिक्षा। इनका मैं आप लोगों के लिए इस बार दिसंबर एग्जाम 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था, इग्नू में एग्जाम हुए क्वेश्चन पेपर जो था दिसंबर एग्जाम 2024 का, उनका सॉल्यूशन लेके आया हूं और उनको समझाते हुए आप देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये क्वेश्चन पेपर है आपका दिसंबर एग्जाम 2024 का। ठीक, तो अब तक इसका 3 ही एग्जाम हुआ है और इस बार जो होगा आपका चौथा एग्जाम होगा। 3 एग्जाम में सबसे पहले आपका ये दिसंबर में एग्जाम हुआ था, दिसंबर एग्जाम 2024 में, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन पेपर था जो एग्जाम हुआ था। समझ में आ रहा है? तो इनका 3 बार हुआ है। मैं वैसे तो कंप्लीट मोस्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने डाल दिया, बहुत अच्छा से समझाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना। ठीक, एक ही वीडियो मैंने कंप्लीट समझाया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो 3 साल का PYQ है, तीनों साल का मैं अलग अलग पार्ट में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ध्यान देना। अभी हम दिसंबर एग्जाम 2024 का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, मूल्य परक शिक्षा। आप सभी को पता है ना कि आपका जो एग्जाम है वो 3 घंटे का एग्जाम होगा और इसमें आपको 100 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। प्रश्नों के उत्तर लिखना है, सभी प्रश्नों के उत्तर समान है, मतलब सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा और मूल्यपरक शिक्षा बीच संबंध की चर्चा कीजिए, मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। एंड इसमें अथवा दिया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया था। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका अथवा भी बना सकते हैं। लोकतंत्र के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए इसके अथवा में। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है आपके सामने, भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्यों की व्याख्या कीजिए। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं बनना चाहते हैं तो आप अथवा बना सकते हैं, सतत विकास क्या है, बच्चों में मूल्यों के संवर्धन की विधि बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा शब्द का क्या अर्थ है और आत्मबोध क्या है। ठीक है, या फिर अथवा है आपका, व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है, व्यक्तित्व विकारों के प्रकार बताइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण में परिवार और सहकर्मी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अथवा मूल्य संवर्धन में माता पिता की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, घर सीखने का प्रथम स्थान है, इसके बारे में चर्चा करना है। अथवा मीडिया क्या है, मीडिया के नकारात्मक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो टोटल जो सभी क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के हैं, या तो आप क्वेश्चन नंबर वाला बनाओ या फिर उसका अथवा बनाओ, आपकी मर्जी, जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है वो बनाओ। टोटल आपको कितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं? 10 क्वेश्चन। 10 में से आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। जो आपको सही लग रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, वो जवाब दे सकते हैं। तो ये मूल्य परक शिक्षा का भाई, आप नहीं भी पढ़ेंगे ना ध्यान से, अगर मतलब इसका समझ जाएंगे मूल्य परक का क्या मतलब है, तो आप आसानी से इसका आंसर खुद से दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमें सीखना चाहिए ये मूल्य परक शिक्षा क्या है। मैंने पहले भी फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था इस सेशन में, वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया है। ये जो आपके है जो क्वेश्चन पेपर है उनका मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, बट ध्यान देना, वो क्वेश्चन जो वो वीडियो जो आपके लिए जो बनाया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके बाद आप जरूर देखना। अंडरस्टैंड? मूल्य परक शिक्षा को इंग्लिश में आता है वैल्यू एजुकेशन। तो समझिए, मूल्य परक शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य, सही व्यवहार और जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। यह हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देती, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनने में हमारी मदद करती है। समझ में गया? तो मूल्यपरक शिक्षा हमें सत्य बोलना, ईमानदार रहना, दूसरों का सम्मान करना, अनुशासन में रहना, सहयोग करना, जिम्मेदार नागरिक बनाना, ये सब कौन सिखाता है? मूल्यपरक शिक्षा। तो हम अगर सिर्फ पढ़ लेंगे, हमें डिग्री हासिल हो जाएगा, लेकिन हमें बोलने का तरीका नहीं है, हम सच नहीं बोलते हैं, हम दूसरे के प्रति हिंसा रखते हैं, तो मतलब इस तरह का कोई फायदा नहीं
पढ़ के अगर हम पढ़ाई का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, शिक्षा हासिल करके शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बेकार है हमारा वो शिक्षा। सो ये मूल्यपरक शिक्षा कहता है हमारा, समझ में आ रहा है? तो मूल्यपरक शिक्षा समझ गए तो सभी क्वेश्चन आंसर समझना आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो हम लोग यही देखेंगे ना, शिक्षा और मूल्यपरक शिक्षा के बीच की चर्चा कीजिए और मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसी को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन यही है, शिक्षा का और मूल्यपरक शिक्षा के बीच संबंध की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। मतलब शिक्षा और मूल्यपरक शिक्षा क्या है, इन दोनों के बीच बताइए, कौन सा डिफरेंस है, क्या मतलब है इन दोनों का, और मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। ये जो मूल्यपरक शिक्षा है उसी अकॉर्डिंग कह रहा है मूल्योन्मुख शिक्षा की क्यों आवश्यकता पड़ती है। चलिए यहाँ पर देखिए, शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व का विकास करती है। शिक्षा क्या करते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, स्किल्स मिलता है, व्यक्तित्व का विकास करती है। लेकिन जो मूल्यपरक शिक्षा है वह व्यक्ति में नैतिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों का विकास करती है। समझ में आ गया? शिक्षा और मूल्यपरक शिक्षा एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि शिक्षा ज्ञान प्रदान करती है, अगर शिक्षा से हमें ज्ञान मिलता है तो मूल्यपरक शिक्षा उस ज्ञान का सही और नैतिक उपयोग करना सिखाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्तमान समय में केवल बौद्धिक विकास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नैतिक और चारित्रिक विकास भी आवश्यक है कि नहीं? पढ़ लिख के हम ज्ञान हासिल कर लिए, तो वो मतलब पढ़ लिए, लिख लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन हमारे अंदर वो जो गुण नहीं है हमारे अंदर, हमारा चरित्र अच्छा नहीं है, हमारा नैतिक शिक्षा सही नहीं है हमारे अंदर, तो फिर बेकार है। इसलिए मूल्योन्मुख शिक्षा का महत्व लगातार बढ़ रहा है। तो क्या, पहले समझिए इस चरित्र निर्माण में सहायक क्या होते हैं, मूल्यपरक शिक्षा। तो मूल्यपरक शिक्षा व्यक्ति में ईमानदारी, सत्यनिष्ठ, अनुशासन और जिम्मेदार जैसे गुणों का विकास करती है। इससे जो है कि उसका चरित्र मजबूत बनता है। मूल्योन्मुख शिक्षा से नैतिक मूल्यों का विकास होता है। यह शिक्षा सही और गलत अंतर समझने की क्षमता विकसित करती है। व्यक्ति नैतिक निर्णय लेने में क्या होता है, इससे सक्षम बनता है। तीसरा, मूल्योन्मुख शिक्षा से सामाजिक उद्भव को बढ़ावा मिलता है। किससे? मूल्यपरक शिक्षा या मूल्योन्मुख शिक्षा से सामाजिक उद्भव को बढ़ावा मिलता है। तो मूल्योन्मुख शिक्षा सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा और परस्पर सम्मान की भावना विकसित करती है, जिससे सामाजिक एकता मजबूत होती है। और मूल्योन्मुख शिक्षा जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करता है। यह शिक्षा व्यक्तियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। इससे वे समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नागरिक बनते हैं। मूल्योन्मुख शिक्षा से हिंसा और भ्रष्टाचार में कमी आती है। नैतिक मूल्यों का विकास होने से व्यक्ति गलत कार्यों से क्या होता है, दूर होता है कि नहीं? सही कार्य करेंगे तो भाई गलत कार्य तो होगा नहीं। इससे समाज में क्या होता है, भ्रष्टाचार, हिंसा, अपराध क्या होता है, कम करने में इससे सहायता मिलती है मूल्योन्मुख शिक्षा से, है कि नहीं? छठा, मूल्योन्मुख शिक्षा से व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। मूल्योन्मुख शिक्षा तो मूल्यपरक शिक्षा केवल ज्ञान तक सीमित नहीं है रहती, बल्कि व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास में भी योगदान देती है। चलिए, शिक्षा और मूल्यपरक शिक्षा का संबंध अत्यंत क्या है, घनिष्ठ है। मूल्यपरक शिक्षा के बिना शिक्षा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि यह व्यक्ति को एक आदर्श और जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लोकतंत्र के सिद्धांतों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी हम लोग मूल्यपरक शिक्षा से जोड़ कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग समझेंगे। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और शासन जनता की इच्छा के अनुसार संचालित होता है। मतलब शासन जो भी करेगा वो जनता के अकॉर्डिंग उसको करना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही क्या करते हैं, लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित जीवन पद्धति भी है। लोकतंत्र की सफलता उसके मूल सिद्धांतों पर निर्भर करती है। पहला तो सिद्धांत की बात करें तो जन सत्ता का सिद्धांत। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है और सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के प्रति उत्तरदायी भी होती है। कौन? लोकतंत्र। दूसरा, लोकतंत्र समानता का सिद्धांत भी है।
लोकतंत्र क्या करता है? सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान माने जाते हैं। लोकतंत्र के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता का सिद्धांत मिलता है। प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और संगठन की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यह लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार भी है। लोकतंत्र के अकॉर्डिंग न्याय का सिद्धांत दिया गया। लोकतंत्र क्या देता है? न्याय का सिद्धांत। कैसे? लोकतंत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना पर बल देता है। सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट, कानून के शासन का सिद्धांत। लोकतंत्र में सभी व्यक्ति और संस्थाएं कानून के अधीन होती है और कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। सहिष्णुता और बहुलवाद का सिद्धांत। लोकतंत्र विभिन्न विचारों, धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करता है। यह विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। 7 नंबर, उत्तरदायित्व और सहभागिता का सिद्धांत। लोकतंत्र में नागरिकों को शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है तथा सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो लोकतंत्र के ये सिद्धांत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं तथा एक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण और उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्य की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे डाउट ये हो सकता है कि अंतर्निहित ये मूल्य क्या है, इसके बारे में भी समझिए। अंतर्निहित मूल्य यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यूज क्या होते हैं? तो अंतर्निहित मूल्य की बात करें तो ये वे मूल्य होते हैं जो व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। व्यक्ति के अंदर ये मूल्य उत्पन्न होते हैं और जिनका महत्व अपने आप में होता है। इन्हें पाने के लिए किसी बाहरी पुरस्कार, लाभ या दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। अंतर्निहित मतलब अपने मन के अंदर, अपने अंदर होना चाहिए वो गुण। अपने अंदर होने वाले जो गुण होते हैं वो अंतर्निहित मूल्य होते हैं। इसमें हम भारतीय संस्कृति में देखें तो भारत के जो लोग हैं उसके अंदर क्या क्या दिखाई देते हैं, वो किस तरह रहते हैं। यहाँ के लोग ईमानदारी, सत्यवादी, दया, प्रेम, करुणा, सम्मान की भावना रखते हैं। समझ में आ गया? तो ये है हमारा अंतर्निहित मूल्य। लेकिन इसे हम लोग समझेंगे भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग। सो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्यों की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय संस्कृति में विश्व की सबसे प्राचीन, समृद्ध और संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृति है और इसमें से समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। यह केवल परंपरा और रीति रिवाजों तक ही नहीं सीमित है। भारतीय संस्कृति क्या है? सिर्फ परंपरा और रीति रिवाजों तक ही सीमित नहीं है, ठीक, बल्कि ये उच्च नैतिक मतलब सही शिक्षा है ना, यहाँ के सोच विचार, मॉरल, हाई मॉरल रखते हैं इंडिया के, ठीक है। सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है ये भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति मानव कल्याण, सामाजिक उद्भव और नैतिक जीवन का विशेष बल देती है। नैतिक जीवन पर क्या करती है? विशेष बल देती है, ठीक है। तो ये अंतर्निहित मूल्य के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सत्य का मूल्य बताता है। क्या? भारतीय संस्कृति में सत्य को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, ठीक है। भारतीय संस्कृति में क्या है? सत्य का मूल्य है। क्या है कि ये सत्य जो है कि वो सर्वोच्च स्थान दिया गया है सत्य को। सत्य बोलना, सत्य का पालन करना और आदर्श जीवन का आधार है ना। सत्य का पालन करना क्या है? आदर्श जीवन का ये आधार माना जाता है। दूसरा, अहिंसा का मूल्य। तो अंतर्निहित मूल्य के अकॉर्डिंग दूसरा है अहिंसा का मूल्य। तो अहिंसा भारतीय संस्कृति का क्या है भाई? अहिंसा जो है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। अहिंसा मतलब क्या? कि भाई हिंसा से मुक्त, मतलब कि शांति। तो हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो शांति को ही बढ़ावा देता है। यह सभी प्राणियों के प्रति क्या रखती है? दया, करुणा और प्रेम का क्या करती है? संदेश देती है। सहिष्णुता का मूल्य। भारतीय संस्कृति विभिन्न धर्मों, भाषाओं और विचारों का सम्मान करना सिखाती है। यह भावना विविधता में एकता को मजबूत बनाती है। 4 नंबर में इसका पॉइंट, सेवा और परोपकार। तो दूसरों की सहायता करना और समाज के कल्याण के लिए कार्य करना यह भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण मूल्य है।
दूसरा क्या है अंतर्निहित मूल्य हमारा? सम्मान और आदर। माता-पिता, गुरुजनों और बुजुर्गों का सम्मान भारतीय संस्कृति का क्या है? अभिन्न अंग है। सहयोग और भाईचारा, भारतीय संस्कृति मिलजुल कर रहने तथा एक दूसरे की सहायता करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, सहायता करने की प्रेरणा देती है। कर्तव्य परायणता, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण पालन करना भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण मूल्य माना गया है। और नेक्स्ट आध्यात्मिकता, भारतीय संस्कृति भौतिक विकास के साथ-साथ आत्मिक विकास और आत्मज्ञान पर भी बल देती है। सो भारतीय संस्कृति में निहित के मूल्य व्यक्ति के चरित्र का क्या करती है? निर्माण करती है और समाज में शांति, सद्भाव, नैतिकता की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है सतत विकास क्या है? बच्चों में मूल्यों के संवर्धन की विधि बताइए। ठीक, सतत विकास आपने समझा ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच कर किया जाए। अभी ऐसा कुछ किया जाए वर्तमान में जो आने वाली पीढ़ी में कोई भी नुकसान देखने को ना मिले, है ना? बच्चों में मूल्यों के संवर्धन की विधि भी बताना है। समझिए, सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, ठीक है? लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को प्रभावित ना करे। मतलब कि वर्तमान में अगर कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, उनका हम लोग यूज़ करें। वर्तमान में समय में जो भी हमारा प्राकृतिक संसाधन का यूज़ करना है, जो भी चीज़ चाहिए, यूज़ करने का है वो यूज़ करें। लेकिन उसको इस तरह से यूज़ करें कि आने वाले जनरेशन को हमारा कोई भी नुकसान का सामना ना करना पड़े। जिस तरह हम यूज़ करते हैं प्राकृतिक संसाधन का किसी भी चीज़ों का यूज़ करते हैं प्रकृति के द्वारा। सो उन चीज़ों का हम लोग अभी एन्जॉय के साथ यूज़ करते हैं ना अच्छे से खुल के एकदम। तो ऐसा उन लोग को भी फ़ील हो। उन लोग को ऐसा ना लगे कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया, धोखा किया। उन्होंने सब यूज़ कर लिया अपने लाइफ़ में और हम लोगों के लिए इतना मतलब कि आने वाला समय कष्ट का ही कष्ट हो सकता है अगर हम लोग प्रकृति का सही उपयोग ना करें तो। इसके लिए बच्चा इसके लिए क्या है बच्चों में अच्छे मूल्यों का विकास करना क्या होता है आवश्यक होता है ताकि वे जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बन सके अभी से। ठीक है? क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वही तो भविष्य बनेंगे। वही तो आने वाले भविष्य होंगे। तो अगला है आदर्श प्रस्तुत करना। बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं। बच्चे क्या करते हैं बड़ों का जो भी बड़े करते हैं उनको फॉलो करते हैं। इसलिए माता-पिता और शिक्षक को स्वयं अच्छे मूल्यों का पालन करना चाहिए। नैतिक शिक्षा प्रदान करना, बच्चों को सत्य, ईमानदारी, सहयोग और अनुशासन जैसे मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। कहानी और प्रेरक प्रसंग, महापुरुषों के जीवन, प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से बच्चों में नैतिक मूल्यों का किया जाना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए। सकारात्मक वातावरण, घर में विद्यालय का वातावरण घर और विद्यालय का वातावरण प्रेम, सहयोग और सम्मान पर आधारित होना चाहिए। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, बच्चों को सामाजिक सेवा, समाज सामुदायिक सामुदायिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पुरस्कार और प्रोत्साहन, अच्छे व्यवहार और नैतिक कार्यों के लिए बच्चों की प्रशंसा और प्रोत्साहन करना चाहिए। बच्चे कोई अच्छा काम करे उसके लिए उसे शाबाशी है ना, शाबाशी देना चाहिए। उसको उसके बारे में उसको ये बताना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, "भाई आपने अच्छा किया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा कर रहे हो।" ऐसे शाबाशी देना चाहिए। एंड बच्चों में मूल्यों का विकास, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि आज के बच्चे अगर सही काम करेंगे, सही तरीके से पर्यावरण का यूज़ करेंगे, है ना? तो वो आने वाली पीढ़ी को बचा पाएँगे। अच्छा शब्द का क्या अर्थ है? आत्मबोध क्या है? अच्छा, अच्छा का नाम सुन के आपको नहीं लगता है कि जो भी काम हम सच्चाई से, ईमानदारी से करेंगे, अ, लोगों को हित में रखकर, लोगों के भलाई के लिए करेंगे तो वही अच्छा काम होता है। वही क्या होता है? अच्छा होता है। तो यही कह रहा है कि अच्छा शब्द का क्या मतलब है? ये बताना है और आत्मबोध क्या है? ये बताना है। अच्छा शब्द का अर्थ है ऐसे कार्य, विचार, व्यवहार से है जो
अच्छा कार्य शब्द का अर्थ क्या है? ऐसे कार्य, विचार और व्यवहार से है जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए लाभदायक, नैतिक और उचित हो। आत्मबोध का अर्थ स्वयं को समझना, अपनी क्षमताओं, कमजोरियों, भावनाओं और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना है। तो अच्छा आपने समझ लिया कि कोई काम ईमानदारी पूर्वक किया जाए, नैतिक नैतिक शिक्षा के अकॉर्डिंग किया जाए, मतलब कि सच बोलना, दूसरों की मदद करना, ईमानदारी में रहकर किया जाए, वो आपका अच्छा होता है। और आत्मबोध क्या होता है? आत्मबोध मतलब ये भी समझिए कि कि अपने आप को क्या समझते हैं आप, ठीक है? आप जो अच्छे काम करते हैं, है ना? आपकी जो क्या अच्छाई है, आप क्या करते हैं, दूसरे के प्रति आपका सोच कैसा है, मतलब खुद के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो, ठीक है? तो ये होता है आत्मबोध, मतलब खुद के बारे में पता होना। सो कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना व्यक्ति के नैतिक और व्यक्तित्व विकास में आत्मबोध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आत्मबोध क्या करता है भाई? सही और गलत की पहचान कराता है। आत्मबोध व्यक्ति को सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरा आत्मविश्वास का विकास करवाता है। स्वयं को पहचानने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है कि वो क्या कर सकता है और वह बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनता है। नैतिक व्यवहार का आधार आत्मबोध व्यक्ति को नैतिक मूल्यों के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्तित्व विकास में सहायक यह व्यक्ति की क्षमताओं, कमजोरियों को पहचानने में क्या करती है? सहायता करता है, जिससे उसका व्यक्तित्व क्या होता है? विकसित होता है। ठीक। जीवन जीने के लक्ष्यों की प्राप्ति आत्मबोध व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है? तो अच्छा जो है वो नैतिक और कल्याणकारी व्यवहार का प्रतीक है। जबकि जो आत्मबोध है वो व्यक्ति को स्वयं की पहचान करवाता है, आत्मविश्वास की दिशा भी क्या करता है? प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 व्यक्तित्व की विशेषताएँ क्या है? यानी कि पर्सनैलिटी व्यक्तित्व को इंग्लिश में बोला जाता है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी की क्या विशेषता है भैया? और ये व्यक्तित्व विकारों के प्रकार भी बताइए। समझिए व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी व्यक्ति के व्यवहार, विचारों, भावनाओं और आदतों का वह समग्र रूप है जो उसे दूसरों से क्या करता है? अलग पहचान प्रदान करता है। मतलब कि आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आप सही तरीके से बोलते हो, आपका व्यवहार सही है, दूसरों के प्रति आप सही नेचर रखते हो, आप किसी से बात करते हो तो उनका मन खुश हो जाता है। तो ये क्या है? यही व्यक्तित्व वो है, यही पर्सनैलिटी है हमारा। समझ में आ रहा है? व्यक्तित्व व्यक्ति के सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक गुणों का संगठित रूप होता है। जब व्यक्तित्व के विकास में अ, आत्मसमानता आज सॉरी असामान्यता आ जाती है विकास में, तो व्यक्तित्व विकार उत्पन्न हो सकते हैं। और व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी की क्या-क्या विशेषता है? पहला, व्यक्तित्व व्यक्तित्व जो है कि वो अद्वितीय होता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। अलग-अलग व्यक्ति का अलग-अलग व्यक्तित्व होता है। अलग-अलग व्यक्ति का अलग-अलग पर्सनैलिटी होता है। 2 व्यक्तियों के व्यवहार और सोच में पूर्ण समानता नहीं होती है। ठीक है? अलग-अलग व्यक्तियों के सोच में, विचार में सेम ही समानता नहीं दिखने को मिलता है। व्यक्तित्व गतिशील होता है, यानी कि पर्सनैलिटी क्या होता है? गतिशील होता है, यानी व्यक्तित्व स्थिर नहीं रहता और अनुभवों और परिस्थितियों के अनुसार ये विकसित होता है। मतलब जैसे वो अनुभव महसूस करते हैं, उस वो जैसे-जैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो समाज में रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका व्यक्तित्व होने लगता है, बढ़ने लगता है ना? सो व्यक्तित्व संगठित होता है। व्यक्ति के विचार, भावनाएँ और व्यवहार एक-दूसरे से जुड़े होते हैं तथा मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो इनके विकारों की देखें तो पहला होता है पैरानॉइड व्यक्तित्व विकार। इस विकार में व्यक्ति दूसरों पर संदेह करता है और उसे लगता है कि लोग उसके क्या है? विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। तो पैरानॉइड व्यक्तित्व विकार में ऐसा होता है। दूसरा होता है असामाजिक असामाजिक व्यक्तित्व विकार। ऐसे व्यक्ति
सामाजिक नियमों की अवहेलना करते हैं तथा दूसरों के प्रति अधिकारों का क्या नहीं करते, सम्मान नहीं करते। तीसरा है नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व विकार। इस विकार से ग्रस्त व्यक्ति स्वयं को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता है और दूसरों के से प्रशंसा की अपेक्षा करता है। सो व्यक्तित्व व्यक्ति की क्या होती है, पहचान होती है, पहचान का आधार होता है। जबकि जो व्यक्तित्व के विकार है, वो उसके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 है कि समाजीकरण क्या है और समाजीकरण में परिवार और सहकर्मी की क्या भूमिका है। सो समाजीकरण सोशलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के नियमों, मूल्यों, परंपरा और व्यवहारों को सीखता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनता है। समाजीकरण में परिवार और सहकर्मी यानी कि पीर ग्रुप्स यानी दोस्त जो भी साथ में काम करते हैं, उनकी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिकरण क्या है? समाजीकरण की आधारभूत प्रक्रिया की बात करें तो समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करता है और उसे समाज के मानदंडों में परिचित कराता है। दूसरा, परिवार प्रथम अभिकरण के रूप में होता है। परिवार बच्चे का पहला सामाजिक समूह होता है जहां वह भाषा, व्यवहार और संस्कार को सीखते हैं। नैतिक मूल्यों का विकास। परिवार बच्चों में ईमानदारी, अनुशासन, सम्मान और सहयोग जैसे नैतिक मूल्यों का विकास करता है। भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना। परिवार बच्चों को प्रेम, स्नेह और सुरक्षा प्रदान करता है जिससे उनका संतुलित विकास होता है। सहकर्मियों द्वारा सामाजिक कौशल का विकास। मित्र और सहकर्मी बच्चों को सहयोग, प्रतिस्पर्धा और समूह में कार्य करना सिखाते हैं। आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का विकास। सहकर्मी समूह के साथ रहने से बच्चों में आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और स्वतंत्र सोच विकसित होती है। सामाजिक व्यवहार का निर्माण। परिवार और सहकर्मी मिलकर बच्चे के व्यवहार, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। सो समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार और सहकर्मी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके माध्यम से व्यक्ति समाज का एक सफल और जिम्मेदार नागरिक बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। प्रश्न 8 में है आपका, घर सीखने का प्रथम स्थान होता है, चर्चा कीजिए। सही बात है। कोई भी बच्चा जन्म लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ सीखते हैं भैया? घर में। घर में माता पिता, भाई बहन, इन सबसे सबसे पहले सीखते हैं। तो घर ही तो सबसे पहला प्रथम स्थान है सीखने का। घर बच्चों की पहली पाठशाला माना जाता है। जन्म के बाद बच्चा सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है और वहीं से सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। परिवार का वातावरण बच्चे के व्यक्तित्व, व्यवहार और मूल्यों को प्रभावित करता है। परिवार प्रथम शिक्षक के रूप में। माता पिता परिवार के अन्य सदस्य बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। बच्चा उनसे बोलना, चलना, व्यवहार करना सीखता है। दूसरा, भाषा और संचार का विकास। बच्चा घर में ही अपनी मातृभाषा और संवाद करने की तरीके को सीखता है। नैतिक मूल्यों की शिक्षा। घर में ही बच्चे ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग और सम्मान जैसे मूल्यों का ज्ञान मिलता है। बच्चों को घर में ही मिलता है, ठीक है। और सामाजिक विकास का निर्माण। परिवार बच्चों को दूसरे के साथ व्यवहार करना, संबंध बनाना और सामाजिक नियमों का पालन करना सिखाता क्या करता है? सिखाता है, ठीक है। परिवार क्या करता है भाई? बच्चों को दूसरों के साथ व्यवहार करना, संबंध बनाना और सामाजिक नियमों का पालन करना सिखाता है। पांचवा, व्यक्तित्व विकास में योगदान। घर का वातावरण बच्चे के आत्मविश्वास, आदतों और व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो घर वास्तव में सीखने का प्रथम स्थान और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जहां व्यक्ति के जीवन भर की सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। 9 नंबर में है, मीडिया क्या है? मीडिया के नकारात्मक प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो मीडिया क्या है भाई? आजकल के समय में आप न्यूज़ के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, अलग-अलग
अलग-अलग सोशल मीडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें हम लोग मीडिया का ही रूप देखते हैं, मीडिया को ही देखते हैं, ठीक है? तो मीडिया क्या करते हैं भाई, न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे चीज़ मीडिया का ही काम है। तो चलिए समझते हैं, मीडिया क्या है भैया? मीडिया संचार का वह माध्यम है जिसके द्वारा सूचनाएँ, विचार, समाचार और मनोरंजन लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया इसके प्रमुख रूप हैं। मीडिया समाज को जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक भी प्रभाव है। क्या है नकारात्मक प्रभाव? समझिए, मीडिया कभी-कभी गलत और भ्रामक जानकारी का प्रसार करता है। कई बार मीडिया में अपुष्ट या फिर झूठी, है ना, झूठी खबरें क्या करती है प्रसारित हो जाती है। इससे लोगों में क्या होता है, भ्रम और गलत धारणाएँ पैदा हो सकती है, ठीक है? दूसरा, मीडिया की नकारात्मक प्रभाव में हिंसा का बढ़ाव देखने को मिलता है। हिंसा देखने को कभी-कभी मिलता है। यानी कि फ़िल्मों, धारावाहिकों और सोशल मीडिया पर हिंसक सामग्री देखने से बच्चे और युवाएँ व्यवहार का क्या होता है, व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समय की बर्बादी भी है, मीडिया कहीं न कहीं समय की भी बर्बादी है कभी-कभी। सोशल मीडिया और मनोरंजन के साधनों का अत्यधिक उपयोग विद्यार्थियों की पढ़ाई और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावित करता है, इससे समय बर्बाद होंगे। सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास, विदेशी संस्कृति और आधुनिक जीवन शैली के अत्यधिक प्रचार से पारंपरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक तनाव और लत, सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से तनाव, चिंता, अकेलापन और मोबाइल की लत जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मीडिया ज्ञान और सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन इसका विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग आवश्यक है। अगर हम लोग इसका सही उपयोग नहीं करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही नकारात्मक होगा, हानिकारक होगा। सो ताकि इसके नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मूल्य संवर्धन में माता-पिता की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो मूल्य संवर्धन मतलब कि जो शिक्षा है या मूल्यपरक शिक्षा की बात करता है, उसके अकॉर्डिंग मूल्य संवर्धन उनके शिक्षा को बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ा उनकी शिक्षा का विकास के लिए माता-पिता क्या भूमिका निभाते हैं? तो यहाँ पे किसी बच्चे के बारे में बात तो चल रहा है, तो बच्चे की अगर शिक्षा की बात करें, उनके विचार, उनके व्यक्तित्व, उनके नैतिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए माता-पिता क्या करते हैं? मूल्य संवर्धन का अर्थ बच्चों में नैतिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों का विकास करना है। इस प्रक्रिया में माता-पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चे अपने जीवन की प्रारंभिक शिक्षा परिवार से ही प्राप्त करते हैं। इसमें ये आदर्श प्रस्तुत करना, बच्चे माता-पिता के व्यवहार का अनुकरण करते हैं, मतलब फ़ॉलो करते हैं, इसलिए माता-पिता को स्वयं अच्छे आचरण और नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। आगे, मूल्य संवर्धन में नैतिक शिक्षा प्रदान करना माता-पिता की तरफ से, तो माता-पिता बच्चों को सत्य, ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों की शिक्षा देते हैं। प्रेम और सुरक्षा का वातावरण देना, स्नेहपूर्ण पारिवारिक वातावरण बच्चों में आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच का विकास करता है। अनुशासन की भावना विकसित करना, माता-पिता बच्चों को नियमों का पालन करना और अपने कर्तव्यों को समझना सिखाते हैं। सामाजिक व्यवहार सिखाना, बच्चों को दूसरों का सम्मान करना, सहयोग करना और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना माता-पिता का क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन, माता-पिता बच्चों को अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते हैं तथा गलतियों को सुधारने में सहायता करते हैं। सो माता-पिता बच्चों के मूल्य निर्माण की आधारशिला होते हैं। उनके मार्गदर्शन और व्यवहार से ही बच्चों में अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्य क्या होता है, विकसित होता है। सो इस तरह से मैंने कंप्लीट आपको जितने भी सॉल्व क्वेश्चन था इसमें, सभी क्वेश्चन मतलब टोटल 10 क्वेश्चन था इस ईयर में, मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेन भी किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मज़ा आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चैनल को शेयर कीजिए,
एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, वहाँ अपने दोस्तों को बताइए कि मज़ा आ रहा है, आप भी उस चैनल से जुड़िए, पढ़िए। तो इसका ये फिर एक ही वीडियो नहीं, इसका इस सेशन में इसका एक कोर्स होगा, जो आप यूट्यूब में देख सकते हैं मेरे कोर्स सेक्शन में जाके। इसके जितने भी वीडियोज़ हैं ना, इस सेशन का ज़रूर सभी वीडियो देखिए। और दूसरी बात डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जो फाइनल वीडियो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट का कंप्लीट वीडियो है, वो आप लोग लास्ट लास्ट ज़रूर देखिए। और पीडीएफ परचेज़ अभी तक नहीं किए हैं, तो पीडीएफ को जल्दी परचेज़ कीजिए स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट। चैनल प्ले स्टोर से बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।